23 जून 2025 को होने जा रहा है राइज कॉन्क्लेव 2025। ये आयोजन मध्य प्रदेश को निवेश और रोजगार का हब बनाने का दावा करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में इस कॉन्क्लेव का वादा है 1000 करोड़ का ऋण, 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार और उद्योगों को नया बूस्ट। मध्य प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की संख्या 28 लाख से अधिक है और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का सबसे बड़ा स्रोत यही सेक्टर बन चुका है। खेती से कारखाना और कारखाने से रोजगार, बेरोजगार के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ऐसे रोजगार परख जो कारखाने लगाएगा उसको हमारी जैसे लाडली बहनों को घर बैठे पैसे देते हैं, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देते हैं, ऐसे किसान, गरीब और बाकी लोग अगर कारखाने में काम करेंगे अलग से समय पे तो 5000 रुपया महीना कारखाने में रहने के काम करने के सरकार के माध्यम से देना शुरू कर रहे हैं हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस क्षेत्र को सिर्फ सहायक नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता भूमिका में देख रही है। तभी तो राइज कॉन्क्लेव 2025 जैसे मंचों से एमएसएमई को सीधे ऋण, बाजार और तकनीक से जोड़ा जा रहा है। राज्य में अब नीति केवल पंजीयन से आगे बढ़ चुकी है। बात हो रही है डिजिटलीकरण की, क्लस्टर विकास की, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की। मकसद है मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास और निवेश का केंद्र बनाना। रतलाम में होने वाला ये आयोजन स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का वादा करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की नींव बता रहे हैं। ये अग्रगण्य अपने इकोनॉमी को धारण करे, इस दिशा में काफी अच्छे से प्लान भी हुआ है, बात भी हुई है। जैसा कि आपको जानकारी है, टीयर 3 जैसे शहरों के अंदर रोजगार, तकनीकी को बढ़ावा देना, एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देना, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अर्थात कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दूसरे प्रकार से लघु, कुटीर, मध्यम ऐसे कई क्षेत्रों में और अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर हो। रोजगार के अवसर केवल इंडस्ट्री में नहीं तो खेती किसानी से लगा करके पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन से लगा करके सभी सेक्टर में समान रूप से सरकार सबको रोजगार मिले और उससे बढ़कर के पशुपालन को बढ़ावा देते हुए जो 9% की दूध उत्पादन क्षमता है उसको 20% तक ले जाते हुए इस पे भी निर्णय करने के लिए हमने काफी हद तक इस पे आज हमारे मंथन में विचार हुआ है। सरकार के दावे बड़े हैं। 1000 करोड़ का ऋण वितरण, 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं। रतलाम से शुरू होकर पूरे प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई लहर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े जमीन पर उतर पाएंगे या फिर सिर्फ कागजी वादे बनकर रह जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि ऐसे आयोजन पहले भी हुए हैं, चाहे स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो या अन्य समिट, लेकिन ज्यादातर मौकों पर नतीजे निराशाजनक रहे। पूरे मध्य प्रदेश में कितने कॉन्क्लेव हो चुके हैं, कितनी इंडस्ट्रियल मीट हो चुकी हैं, कितने इन्वेस्टमेंट समिट हो चुके हैं। पहले उनके आंकड़े निकालो, कितने लोगों को दिया उसको फाइंड आउट करो। अगर लोगों को उससे फायदा मिल रहा होता है तो रोज कॉन्क्लेव कराओ, रोज इस तरह के कार्यक्रम कराओ। सब कार्यक्रम करके सरकार का पैसा आप उसको रोज खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, सर्टिफिकेट बांट देते हैं और नौकरियां मिलती नहीं हैं। सिर्फ दिखावे का काम कर रही है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। युवा बेरोजगार है, उसकी सुध लो। सिर्फ इस तरह के कॉन्क्लेव करने से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के युवा इस कॉन्क्लेव से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सिर्फ लोन देना काफी नहीं है, उन्हें चाहिए बाजार तक पहुंच, तकनीकी और वित्तीय सहायता, स्वरोजगार के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम। युवाओं का सवाल है, क्या राइज कॉन्क्लेव उनकी इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा? राइज कॉन्क्लेव 2025 मध्य प्रदेश के लिए एक नया सपना दिखा रहा है, लेकिन सपने तभी हकीकत बनते हैं जब उनके पीछे ठोस नीतियाँ और कार्यान्वयन हो। क्या ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश को औद्योगिक और रोजगार का हब बनाएगा या फिर सिर्फ एक और चमकदार इवेंट बनकर रह जाएगा? इसका जवाब वक्त देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस आज इस बात पर कि छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत देने की तैयारी है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने 27 जून को जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया है रतलाम में, उसके ज़रिए कोशिश यही है, लेकिन ये दावे कितने सच साबित होंगे, ज़मीनी स्तर पर इन्हें उतारने में क्या क्या चुनौतियां हैं और बीजेपी कैसी नीयत और नीति के साथ काम कर रही है, इसी पर बहस करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने इन सब बातों पर सवाल उठाया है। क्या स्थितियां बनने वाली है और आर्थिक आधार इससे कितना मजबूत होगा, इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ब्रिजेश पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है धर्मेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का आर्थिक पक्ष, आर्थिक आधार पर क्या कहता है, क्या पैमाने पर ये सारे दावे खरे उतर पाएंगे, बताएंगे हमारे साथ लोकेश भारती जी, अर्थशास्त्री के रूप में, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ओपनिंग कमेंट के लिए पहले बीजेपी को आमंत्रित करता हूं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कवायद का मकसद क्या है। और कई बार मंची आयोजनों तक ऐसी कवायद सिमट जाती है, इस बार उससे अलग क्या होगा रतलाम में जो ये कॉन्क्लेव होने वाला है। पांडे जी। देखिए मोहन जी, बहुत स्पष्ट बात है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस तरह का कॉन्क्लेव का आयोजन रतलाम में किया है। और इससे न सिर्फ उद्योग के क्षेत्र को, व्यापार के क्षेत्र को, और बल्कि प्रदेश में औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाने की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम प्रदेश की सरकार उठाने जा रही है। मैं समझता हूँ कि जो नई उद्योग नीति है, नई उद्योग नीति प्रदेश सरकार की, उसमें प्रदेश के युवाओं को के हित में लिए जो भी इस तरह के उन्मूलक कार्य किए जा रहे हैं रतलाम में, जो होने जा रहा है एमएसएमई के माध्यम से, लघु कुटीर और मध्यम उद्योग के माध्यम से, ये एक उत्कृष्ट पहल साबित होगी। दूसरी बात, चूंकि ये लघु कुटीर उद्योग के साथ वो होता है, डिपार्टमेंट होता है स्मॉल माइक्रो की, उसमें ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं होती, इसमें बहुत बड़े मंच की मांग होती है और ना कोई चमचमाती वो चाहिए हमको। छोटा से जगह से भी लोग अपने हुनर से, अपने स्थानीय संसाधनों से रोजगार को, उत्पादन को और आत्मनिर्भरता को सृजित करते हैं। तो ये जो 27 जून को राइज कॉन्क्लेव 2025 है, इसमें न सिर्फ निवेश को बल्कि रोजगार की दिशा को में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और मध्य प्रदेश जो है वो इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप होगा, जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजना है। इसमें 1000 करोड़ का ऋण देने की बात है, तो 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है और इससे उद्योग के क्षेत्र को एक नया बूस्टअप प्राप्त होगा। और मध्य प्रदेश के लिए ये इस तरह का एमएसएमई के माध्यम से करीब 28 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये एक अच्छी पहल है और इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सीएम कॉन्क्लेव 2025 के बाद जो प्रदेश की योजना है उसमें हम सीधे ऋण से और तकनीक से जोड़ेंगे इसको। डिजिटलाइजेशन होना, क्लस्टर विकास होना है, स्थानीय उत्पादन होना, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के मोहन साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था कैबिनेट में और जो इंडस्ट्रीज को बुला करके भोपाल में बैठक हुई थी, उसके बाद की दिशा में के बाद ये जो एक क्रांतिकारी कदम है, चाहे वो रतलाम हो, चाहे इसके पहले रीवा रहा हो या इंदौर हो, भोपाल रहा हो, सभी जगह इस तरह की अनुकरणीय पहल हो रहे हैं और इससे हमारे प्रदेश की बेरोजगारी का ग्राफ कम हो रहा है। एक अच्छा प्रयास है, प्रदेश की सरकार इसके लिए साधुवाद की पात्र है। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि रोजगार का नया रोड मैप है और जब 1000 करोड़ के लोन की बात हो रही है, 1 लाख युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, तो जरूर इससे ये जो बूस्टअप है अर्थव्यवस्था वो होगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस क्या देखती है और कांग्रेस को किन बातों की चिंता है, वो जान लेते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, ये प्रयास तो लंबे समय से अलग अलग इन्वेस्टर मीट के ज़रिए सरकार ने पहले भी किया, इस बार छोटे उद्योगों को फोकस रखा है। 27 तारीख को ये आयोजन है, क्या देखती है कांग्रेस और कुछ चिंता है कांग्रेस की, वो क्या है? मोहन जी नमस्कार। आप देखिए, पिछले 22 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 22 सालों से इनके तमाम मुख्यमंत्रियों द्वारा
इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश को केवल छला गया। क्या ग्वालियर में हेलो जी, आवाज आ रही है? होने जा रहा है, इससे पहले रीवा होने जा रहा है, या रीवा में इससे पहले हुआ, वाइब्रेंट मध्य प्रदेश, तमाम सारे नए नए नाम निकालकर इन्होंने केवल आयोजन किए, ब्रांडिंग की, चेहरा चमकाया। धरातल पर क्या हुआ? तमाम सारे एमओयू साइन हुए। क्या मध्य प्रदेश में निवेश आए? क्या मध्य प्रदेश में आज जो सबसे गहन चिंता का विषय, पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार सर्वाधिक है, जो सड़कों पर रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, क्या उसके रोजगार की कोई व्यवस्था बीजेपी की सरकार ने इन 22 सालों में की? नहीं। आप देखिए कितना दुखद है कि 2016 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में ऐसा ही भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई, स्टेनो भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई। अभी आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो जब भी कोई भर्ती परीक्षा होती है उसमें एक भ्रष्टाचार होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना घर भरते हैं और वो विवादग्रस्त होकर उस भर्ती को रोक दिया जाता है। वहां ओवरेज होता जा रहा है, उसको रोजगार तो मिल नहीं रहा। ठीक है। कर्जे पर कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है और युवाओं पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति अगर आप कर्जे का रेशो निकाल लेंगे तो मध्य प्रदेश में इस समय भयावह स्थिति कर्ज की हो गई है। अब आप केवल और केवल हर बार एक नई आंकड़ेबाजी लेकर, एक नया इवेंट लेकर उसे अपना चेहरा चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश की टैक्स पेयर जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम करते हैं, विज्ञापन के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से। धरातल पर क्या है? आप 22 साल में क्या मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार दे पाए? मध्य प्रदेश पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी फौज लेकर घूम रहा है। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बेचारे दर दर भटक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। 22 साल एक लंबा समय होता है। आपकी सरकार को मध्य प्रदेश में 22 साल हो गए, आप उस पर कोई बात नहीं करते। जब भी इनसे आप बात करेंगे, इतने सारे घोटाले हुए, क्यों हुए, इन पर क्या कार्रवाई की, तो उसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं मिलेगा। नरसिंह घोटाला हो, इससे पहले आपने देखा व्यापम घोटाले में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ। लगातार मध्य प्रदेश को घोटालों के माध्यम से बीजेपी के नेताओं द्वारा, मंत्री मुख्यमंत्रियों द्वारा लूटा गया। मध्य प्रदेश के युवाओं को छड़ा गया। धरातल पर युवाओं के रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए ऐसा कोई ठोस प्रबंध मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहन जी, आपने भी बड़ी गहराई से मध्य प्रदेश को देखा है। 22 सालों में ठीक है, लेकिन आयोजन तो हो रहा है ना धर्मेंद्र जी, धरातल पर ये जो आयोजन हो रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, यही कहना है कुल आपका लब्बो लुआब यही है? बताइए, इससे पहले भी जो ठीक है, इवेंट हुए, इसके पहले भी हुआ था, वो नहीं हुआ। जवाब लेंगे। पहले एक अर्थशास्त्रीय नजरिया हम समझ लेते हैं। लोकेश भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश जी, प्रयास क्या का परिणाम लाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें हैं सामने और जिस ढंग से कॉन्क्लेव हो रहे हैं, इन्वेस्टर मीट हो रहे हैं, उनका कुछ असर दिख रहा है अर्थव्यवस्था पर, और उस दिशा में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जारी है क्या? आपका क्या आकलन है? देखिए मोहन जी, अगर हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन की बात करें कि असर दिख रहा है क्या, तो असर हम किससे देखते हैं? रिपोर्ट से देखते हैं। अगर मध्य प्रदेश की हम लोग रिपोर्ट देखें हैं, और रिपोर्ट में जो हेल्थ इंडिकेटर होता है वो होता है कि क्या आपकी अर्थव्यवस्था घाटे की है या नहीं है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में आता है जिनका बजट सरप्लस है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग 100 रुपये खर्च करते हैं तो 101 रुपये बना रहे हैं, कुल मिला के घाटा नहीं है हमारे यहाँ। ये मध्य प्रदेश का डेटा कह रहा है। मतलब ये एक अच्छा सूचक है। ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया कि क्या इसका रिजल्ट दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तभी फायदे में हो रहे हैं ना। अगर हम व्यापारी की बात करें, व्यापारी नुकसान में होगा तो कार्य क्यों करेगा वो? और अगर व्यापारी नुकसान में है तो वो क्यों है? क्योंकि आमदनी 18 नहीं है, खर्चा रुपया है। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज की एमएसएमई के ऊपर जो निवेश किया जा रहा है उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए, रिजल्ट तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ, भगवान में हूं नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो बीज है, अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास में फसल अच्छी होगी। अच्छी क्वालिटी का बीज क्या है अर्थव्यवस्था में? एमएसएमई है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या करती हैं? ये छोटे छोटे स्तर पे जो उद्योग होते हैं, हमें छोटे छोटे लगता है कि क्या मैं कोई सब्जी का ठेला लगाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे रोजगार मिल जाएगा या मुझे लोन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप अच्छे लेवल पे जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, सरकार हेल्प करने के लिए तैयार है आपको।
लेकिन क्या इससे हम लोग, मेरा प्रश्न ये है, क्या हम इससे उन रोजगारों को जोड़ें या उन युवाओं को जोड़ें जो शिक्षित हैं? जैसे मेरी बात की जाए तो क्या मतलब मेरे जैसे जो युवा हैं, क्या इसका असर डायरेक्टली मुझ पे होगा या मेरे जैसे युवाओं पे होगा? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये उन लोगों को टारगेट करता है जो व्यापारिक दृष्टि से अपने कार्य करना चाहते हैं, और आप जानते हैं व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जो रास्ते का रोड़ा होता है वो क्या होती है? पूंजी। ठीक है। तो सरकार एमएसएमई के माध्यम से क्या चाहती है कि आपको पैसा मिले, पूंजी मिले। रिजल्ट क्या होगा इसका? हाँ, अगर हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें तो धरातल पे देखिए, अगर मैंने 100% दिया है तो आप ये मान के मत चलिए कि 100% रिजल्ट आएगा। मेरा मानना है अगर 20% भी रिजल्ट आया तो हमें ये देखना है कि 20% रिजल्ट आया, 80 क्यों नहीं आया। बिल्कुल। अब 80 क्यों नहीं आया, उसके लिए वापस से कॉन्क्लेव होती है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार कर रही है फिर से कॉन्क्लेव कि भैया जो हमारी पिछली कमियां, देखिए कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं मोहन जी, वो आपको मुझे थोड़ा बताएंगे आके, वो तो उस स्तर पे बात करके आगे की क्या प्रक्रिया है वो करेंगे। तो एमएसएमई में अगर सरकार प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, मेरी शुभकामनाएं उनको, कारणवश कि अगर बड़े बड़े उद्योगों पे आप काम करेंगे, जैसे इसी चैनल पे हम लोगों ने आपके साथ में ही डिबेट की है कि जो इन्वेस्टर समिट्स हुई हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछली बार के डेटा मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मेरा हमेशा मानना है कि छोटे छोटे उद्योगों को आप बढ़ावा दें, बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है आपको। आप मुझे बताइए, आज आप और मैं ब्रेड खाते हैं, है ना? क्या हम ब्रेड घर पे बना सकते हैं? आप और मैं बना सकते हैं ब्रेड घर पे? नहीं बना सकते। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तो सरकार चाह रही है कि इन एमएसएमई के माध्यम से ये छोटे छोटे उद्योग अगर हम घर पे ही ब्रेड बना लें तो हमें बाहर जाके ब्रेड खरीदना पड़ेगी। चलिए, और प्रयास ऐसे जरूरत थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि छोटे उद्योगों की संभावनाएं हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे, और कांग्रेस के भी जो चिंता है उसका भी जवाब ले लेते। आऊँगा आपके पास लोकेश जी, लेकिन अभी सवाल सीधे पांडे जी से कि पांडे जी, एक तो आंकड़ों की बाजीगरी है ये कहा जा रहा है, दूसरा इवेंट है ये कहा जा रहा है, तीसरा ये कि परिणाम निकलता नहीं, इवेंट हो जाते हैं। इन सब सवालों के जवाब क्या है? बड़ी स्पष्ट बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुमने तैसी। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों को कहना चाहूंगा कि कम से कम आज जो आपने इतने अच्छा पैनल बैठाया है, लोकेश भारती जी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और बड़ी साफगोई से बात करते हैं, मैं इनको सुनता रहता हूँ। इन्होंने एमएसएमई को लेकर के जो बातें किया और जो बताया कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, इस बात को कांग्रेस प्रवक्ता को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, शायद ये भूल जाते हैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी की सरकार कम से कम इस दिशा में कार्य तो कर रही है। कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में जैकलिन फर्नांडिस के गलवाइयां करने के अलावा कुछ नहीं किया था। मैं इनसे कहना चाहूंगा, चाहे छोटे उद्योगपतियों की बात हो, चाहे छोटे व्यापारियों की बात हो, चाहे शिल्पकारों की बात हो, चाहे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे उनको सरकारी खरीदी में प्रोत्साहन देने की बात हो, चाहे उन्हें जीएसटी में छूट दिलवाने का प्रयास हो, चाहे नए उद्योग के लिए रेडीमेड गारमेंट की बात हो, गोल्डन डायमंड कॉम्प्लेक्स की बात हो, आईटी विकसित करने की बात हो, पावर लूम क्षेत्र को बढ़ाने की बात हो, या कुम्हार जो छोटे उद्योग जिसके बारे में भी हमारे आदरणीय लोकेश जी बता रहे थे, कुम्हारों को ईंट और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की रॉयल्टी में छूट देने की बात हो, बांस उद्योग की बात हो जहां बसोड़ों को 500 बांस निःशुल्क दे रही है प्रदेश सरकार, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प के उत्पादों को जो है वो रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो रहे हैं। कितनी अच्छी पहल प्रदेश की सरकार ला रही है। इससे न सिर्फ इसमें एमएसएमई के क्षेत्र में ऐसे लोगों को समाज में प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अभिवृद्धि होती है। चाहे वो सूचकांक की बात हो, चाहे आप इंडेक्स की बात देखें, हर जगह इसका लाभ मिलता है। क्या है, कांग्रेस के साथ दिक्कत जो है ना आदरणीय मोहन जी, मुझे जो समझ में आ रहा है, इनके साथ 24 घंटे को सियासत करना है। तो मैं अपने काबिल मित्र को इस पंक्ति के साथ आग्रह करूंगा कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें इन उद्यमियों की उद्यमता नजर न आए। जरा सा याद कर लो अपने वादे जुबा को, अगर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद ना आए तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मामले में अवलोकन करके फिर इनको बात करना चाहिए उन्होंने क्या किया 15 महीने के सरकार। बिल्कुल शर्मा जी, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको कम से कम छोड़कर सियासत करनी चाहिए, ये बातें सामने आ रही हैं। क्या कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखेगी कि भाई चलिए कुछ नहीं था तो कुछ तो करने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार? आप बताइए, मध्य प्रदेश में सियासत कौन कर रहा है बेरोजगार युवाओं के ऊपर? बीजेपी के नेता। कांग्रेस।
अभी इन्होंने इतनी सारी बातें सुनाई। अरे 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश के खजाने को भरने के लिए काम किया गया, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस पहल की गई। आप तो 22 साल से केवल आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, आप 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। अरे 22 साल एक लंबा समय होता है, और 22 साल की सरकार में सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर भटक रहा है। आपने एमएसएमई की बात की, अरे जीएसटी के माध्यम से छोटे उद्योगों की कमर तोड़ने का काम तो बीजेपी की सरकार ने ही किया है। कितनी प्रकार की जटिल जीएसटी टैक्स आपने लगातार उसमें संशोधन करते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है, और मध्य प्रदेश के छोटे व्यवसायी को मालूम है। आज की डेट में आप चले जाइए किसी भी जिले में, छोटा व्यापारी इनके 3 प्रकार के टैक्सों से परेशान है। जीएसटी वो तो हो गया, उसको तो करना ही करना है, फिर इनका एक अफसर टैक्स, फिर इनका एक नेता टैक्स। इन्होंने थाने तक में अपने नेताओं को, इनके आपकी सरकार ने कहा था डीजल पेट्रोल रसोई गैस में स्टाम्प ड्यूटी कम करेंगे, क्या किया? 15 महीने नेता ठेकेदार बनकर बैठ गया, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक उसको बेटे किसको कहा। आज विषय तो केवल छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। धर्मेंद्र जी, इधर उधर की बात नहीं करते हुए आज छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है उसी पर हम केंद्रित रहते हैं। कांग्रेस को सुझाव देना, सुझाव दे कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई है। देने के लिए तो ऐसा इवेंट किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है आप बताइए। भाजपा के नेताओं को आप एक आंकड़ा निकाल लीजिए, औद्योगिक विभाग में जाकर जो हर जिले में खुले हुए हैं व्यवसायिक केंद्र, जहां ये सरकारी योजना के तहत लोन देने का काम करते हैं, आप उनसे पूछिए, उनसे आंकड़े निकल कमलनाथ की सरकार ने खनिज जो दस्तावेज आए, आवेदन आए, उनके अनुपात के अनुसार आप निकालिए कितने लोगों को मुद्रा योजना के तहत या औद्योगिक एमएसएमई के तहत लोन दिया गया, और उसमें से कितने लोगों को गारंटी के तौर पर उसके जमीन जायदाद। चलिए पांडे जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि इतने लोगों को लोन दिया गया, क्या किया गया, वो आंकड़े हैं क्या, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, और लोकेश जी ने इस पर प्रकाश डाला, तो मैं फिर से दोहरा दूं कि हमारी सरकार ने श्रमिक गरीबों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम शुरू किया। हमने 450 वर्ग फीट का भूखंड दिया, 2.5 लाख रुपए सहायता दिया, और प्रदेश के अंदर आप देखिए, चाहे रसोई गैस की बात हो, चाहे महिला चिकित्सा की बात हो, चाहे बीमा की बात हो, हम हर क्षेत्र में गरीब स्तर के लोगों के लिए, श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य किए हैं, ये सारे लोग लघु उद्योग से अगर जुड़ेंगे तो प्रदेश का न सिर्फ विकास बढ़ेगा, बल्कि मध्य प्रदेश जो देश का कहा जाता है, उसका देश के मानचित्र में एक अलग, उसका देश के मानचित्र में एक अलग स्थान होगा। मोहन साहब, इनसे ये कहिए कांग्रेस हमारे प्रवक्ता मित्र से कि कम कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने रामपथ गमन समिति के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था। 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाया, यहाँ तक कि फूल वालों का पैसा खा लिया। आज हम नहीं उलझेंगे, आज थोड़ा एकेडमिक चर्चा है। पांडे जी भी और शर्मा जी भी, दोनों जन थोड़ा सा हम अब लोकेश जी को सुन लेते हैं। लोकेश जी, कॉन्क्लेव होने जा रहा है, क्या उद्देश्य है वो भी दिख रहे हैं, किस तरीके के विजन के साथ आया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। आपके क्या सुझाव हैं? कांग्रेस की चिंता भी आ जाए उसमें, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की चीज़ों में क्या चीज़ और ध्यान देने की है जो अभी छूट रही है? देखिए मोहन जी, इसमें क्या होता है, कई बार जब हम योजनाएं बनाते हैं, है ना, अगर हम लोग एकेडमिकली देखें तो योजनाओं का क्रियान्वयन होने लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। मॉनिटरिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए आज ये वीडियो शूट हुआ हमारा और इसको आपने डाल के छोड़ दिया, ठीक है, आपने देखा नहीं कि इसके ऊपर कितने व्यू आए, और व्यू आए तो कम क्यों आए, इसके पीछे क्या रीजन था, और अगली बार हम लोग उसको ठीक करने का प्रयत्न करें। मेरा ऐसा मानना है कि कई बार ये चीजें बैकफायर कर जाती हैं, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हम सभी लोग जानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और ईश्वर के इससे जो मेरी पीएचडी है वो भी एग्रीकल्चर में ही है। मैं बहुत करीबी से, और मेरा प्राइमरी डेटा पे पूरा काम है, मतलब मैं खुद किसानों से जाके मिला हूं, उनके साथ में मैंने काम किया है, तो उसमें मेरी फाइंडिंग्स हमेशा ये रही है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसानों तक जो भी उसमें बीच में कारण होंगे वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती है। तो प्रयास मेरा
यह है आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश करें कि जिन युवाओं के लिए, जिन लोगों के लिए एमएसएमई का इतना बड़ा फंड आ रहा है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अब वो समाधान सरकार निकाले अपने स्तर पे, या मेरी अगर कोई इसमें सहायता लगती है तो मैं जरूर हेल्प करूंगा कि वो युवाओं तक पहुंचे, है ना। और हमारे जनरेशन के जो लोग हैं या हमसे थोड़े से और बड़े जनरेशन के लोग हैं, उनको क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि ना केवल एक फंड आप दे दें, आप उन्हें मोटिवेट करें कि देखिए, जैसे अभी सर बता रहे हैं, है ना, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सही बात है कि अगर एग्जाम हो रही है तो मेरा ही बोलना है कि एग्जाम के अलावा वो क्यों ना अपना उद्योग करें। अब वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, वो युवाओं से पूछें कि युवाओं को केवल उसी फील्ड में क्यों जाना है। भाई अपना एक रोजगार भी आप करते रहो, साथ में आप तैयारी भी करते रहो, तो उससे होगा क्या कि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। और सरकार देखिए, यहाँ सरकार ऐसा नहीं आपकी मदद नहीं कर रही है, सरकार तो खुद कह रही है कि हम फंड लेके आ रहे हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार है। तो देखिए, सरकार एक कदम आगे आ रही है तो आपको भी एक कदम आगे आना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि युवा या फिर गांव के जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो इतने शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन सर आप भी जानते हैं कि आप इंस्टाग्राम चला लेते हैं, इंस्टाग्राम में रील बनाते आपको आता है, मुझे नहीं आता। आपको फेसबुक चलाते आता है, फेसबुक में रील बनाते आता है। तो क्या आप जनसंपर्क जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाके क्या योजनाएं सरकार लेके आई है, उसमें हम कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो इतना तो मतलब बिल्कुल, और दोनों ओर से प्रयास करने की जरूरत है। और इसीलिए छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत बनाने की कोशिश है। थोड़ी समय की बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन विषय काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे कभी एक और दिन इस पर चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ लोकेश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। धर्मेंद्र पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और धर्मेंद्र शर्मा जी, माफ़ कीजिएगा, ने समय दिया, धन्यवाद। और ब्रिजेश पांडे जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।